मांगते हैं और हारते ज्यादा। भारतीय जनता पार्टी से अच्छा ध्यान हटाने का काम कोई कर नहीं सकता। गरीब से वोट ले लेते हैं, अमीर उद्योगपतियों से नोट ले लेते हैं। अगर मैंने आपको बता दिया तो भारतीय जनता पार्टी नकल कर लेगी। सरकार उन्हें भी बनानी है, सरकार हमें भी बनानी है, बस यही नाराजगी है। तो आम आदमी पार्टी आना चाहेगी तो सीटों पे विचार करेंगे और उनके प्रत्याशियों पे विचार करेंगे। दुनिया में फ्री वैक्सीन है, आप वैक्सीन को भी महंगा करते जा रहे हैं। लैपटॉप इसलिए नहीं वो बांटते हमारे मुख्यमंत्री क्योंकि खुद लैपटॉप नहीं चलाना जानते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जी इस समय हमारे साथ हैं। अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। 6 से 8 महीने का समय अब लगभग है जिसमें उत्तर प्रदेश में पूरी चुनाव की जो विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। पंचायत चुनाव में जिस तरह से चर्चा हुई कि पार्टी को एक अच्छी सफलता की चर्चा हुई, उसको देखते हुए क्या आप इसे एक सेमीफाइनल के तौर पे देख रहे थे और नतीजों से कितने उत्साहित हैं आप? मैं जनता का धन्यवाद देता हूं कि पंचायत के चुनाव में समाजवादी पार्टी को सबसे ज़्यादा चुनाव जिताया गया। पंचायत के चुनाव कहीं न कहीं सरकार की नाराज़गी दिखा रहे हैं। सरकार की परफॉर्मेंस पर चुनाव था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ज़्यादा तैयारी की थी और एक समय ऐसा लग रहा था कि सदस्य किसी पार्टी का नहीं जीतेगा। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा और जनता के बीच में चुनाव पहुंचा, जनता ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशियों को हराया। और सबसे ज़्यादा अगर किसी ने भूमिका निभाई है तो पुलिस, और पुलिस के साथ साथ उन शब्दों का मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं। मैंने कभी अपने इंटरव्यू में ये नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडे, लेकिन पुलिस के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वो काम किया जो दुनिया ने और देश ने देखा। इसमें अखिलेश जी, जिला पंचायत अध्यक्ष के जो नतीजे आए उसमें बीजेपी ने काफ़ी क्लेम किया कि हमें बड़ी जीत मिली है और आपने अभी कहा कि वो धन बल और बाकी सब अपना चीज़ों का इस्तेमाल करके बीजेपी ने ये जीता। लेकिन यही चीज़ें पिछली सरकार में आपके ऊपर भी आरोप लगे थे। इस तरह का व्यवहार, इस तरह का प्रशासनिक की तरफ से कोई आतंक नहीं मचा था। ये भारतीय जनता पार्टी ने जनता को डराने के लिए, धमकाने के लिए, अगर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है तो उसका घर का नाप लिया जाएगा। एक नई मशीन क्या उन्होंने डिस्कवरी की है मुख्यमंत्री जी ने, जेसीबी मशीन। घर तोड़ा देंगे, आपके मकान तोड़ देंगे। गांव में किसका नक्शा पास है? तो घरों का नापना, झूठे मुकदमे लगना, कार्यकर्ताओं पर उत्पीड़न और पुलिस प्रशासन के माध्यम से दबाव बनाना, और इतना पैसे का कभी इस्तेमाल नहीं हुआ होगा जिसका खुला इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आपको क्यों लगता है कि समाजवादी पार्टी इस बार का विधानसभा चुनाव जीतेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हारने जा रही है और इसलिए हारने जा रही है कि उन्होंने अपना संकल्प पत्र कूड़े में फेंक दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भारतीय जनता पार्टी के हारने पे ज्यादा उम्मीद लगाए हैं बजाय अपनी जीत पर? नहीं, भारतीय जनता पार्टी हारेगी तभी तो समाजवादी पार्टी जीतेगी। लेकिन उनकी नाकामी और आपके काम का फर्क हो सकता है। हाँ, क्योंकि जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया था, अगर उस संकल्प पत्र की पहले पन्ने की तस्वीर देखेंगे आप तो ये मुख्यमंत्री नहीं थे, इनकी तस्वीर नहीं लगी। और जो वादे इन्होंने किए थे जनता को इतने वादे कर दिए, वादे के बाद वादे, लेकिन पूरा कितना हुआ है? मैंने केवल एक सवाल पूछा इनसे, जो इनके संकल्प पत्र में सबसे पहले आता है। मैंने इनसे जानना चाहा कि आखिरकार जो किसान आंदोलन कर रहे हैं 3 बिल को लेकर के, इस देश की रीढ़ है हमारी किसान। अर्थव्यवस्था को किसी ने बचाया तो हमारे किसान ने और खेती करने वालों ने। आज हमें बताए भारतीय जनता पार्टी कि किसानों की आय क्या है आज, और इस आय को दोगुना कब कर देंगे। 2022 आ गए हैं, महंगाई इन्होंने बढ़ा दी। कोई चीज़ ऐसी नहीं जो सस्ती हो, जो किसान खरीद रहा हो। डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया, खाद महंगी कर दी, कीटनाशक दवाइयाँ महंगी कर दी, मशीनरी महंगी कर दी, सब कुछ महंगा कर दिया। गरीब से वोट ले लेते हैं, अमीर उद्योगपतियों से नोट ले लेते हैं, और बाद में जितनी भी हमारे सरकारी जो कंपनियां हैं उनको बेच करके चोट पहुंचा देते हैं। तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी क्या है? तो इसमें, लेकिन आपने जितनी बात कही अखिलेश जी, इसमें भाजपा की नाकामी फिलहाल ज्यादा आपके हिसाब से सुनाई पड़ रही है। एक तो ये आपका पहलू होगा, पर इसके साथ साथ क्या आपके अपने पिछले 5 साल या आपकी पिछली सरकार के कामकाज जो रहे थे उनको साथ में ले जाकर के आप चुनाव? अभी तक उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया है जो समाजवादी पार्टी की सरकार में बना है।
शिलान्यास किया है। इस सरकार का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ये समाजवादी सरकार में शुरू हुआ था। हम सभी ने मिलकर के इसका शिलान्यास किया, बजट दिया, 3 बार बजट दिया, पूरा जमीन ली गई, लैंड एक्विजिशन हुआ, उसका डॉक्यूमेंट तैयार हुआ, टेंडर हुए, टेंडर कैंसिल किए, इसलिए कैंसिल किए कि अपने लोगों को इन्हें टेंडर देना था। और आज भी ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूरा नहीं कर पाई। ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है इनका। और कोविड के समय में किसने तस्वीर नहीं देखी? आज लोग चाहे बड़ाई कर रहे हो सरकार का, लेकिन लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली। इन्होंने लोगों की सांस छीन ली। इन्हें ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध करा पाए, दवाइयां उपलब्ध नहीं करा पाए, बेड उपलब्ध नहीं करा पाए, लोगों की जान चली गई। इनके पास क्या जवाब है कोविड का? उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर जब ये सब आरोप लग रहे थे तो कांग्रेस तो कुछ हद तक करती हुई कुछ दिख रही थी, समाजवादी पार्टी और खासकर अखिलेश जी क्यों सक्रिय नहीं दिखे? ये पता नहीं कौन लोग हैं जिन्हें समाजवादियों का काम नहीं दिखाई देता। नहीं, पार्टी का दिखता है, पर उनको ये लगता है कि अखिलेश जी अपने घर से बाहर निकल के अगर काम करते तो वो थोड़ा ज्यादा विजिबिलिटी में रहते हैं। अगर मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और राष्ट्रपति जी और होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर सब निकलते, क्यों नहीं निकले? सरकार तो उनकी है। हम लोग लगातार मदद करते रहे। जिसको ऑक्सीजन की जरूरत थी, अगर फोन पार्टी कार्यालय पे मुझ पर आया, हमने व्यक्तिगत लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराई, दवाई उपलब्ध कराई। मुख्यमंत्री जी का ये दावा रहा है कि उनको जब मेरे ख्याल से कोरोना हुआ उसके बाद जब ठीक हुआ तो उन्होंने जनपदों का दौरा करके चीज़ें देखी, उस तरह का दावा बीजेपी की ओर से होता रहा है। उस लिहाज से आप जब अपना पिछले 5 साल का बतौर एक विपक्ष के नेता उत्तर प्रदेश में अपनी जनता के बीच की पहुंच और पकड़ देखते हैं, तो आपको ये लगता है कि आप जनता के बीच उस तरह से जा पाए और एक्सेसिबल रहे? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, और इसलिए अच्छा पूछा क्योंकि मुख्यमंत्री जी जहां जहां गए थे वो सब समाजवादी सरकार के बने हुए अस्पताल में गए थे। सफाई में गए, वो नेताजी और समाजवादी सरकार का बना हुआ इंस्टीट्यूशन है। बांदा में जहां गए वो पिछली सरकार का बना हुआ और समाजवादी सरकार के बने हुए मेडिकल कॉलेज में गए। झांसी में जहां इलाज हो रहा था, जिस हॉस्पिटल में जो कोविड हॉस्पिटल बनाया गया था, वो समाजवादी सरकार का था। गोंडा में जहां मुख्यमंत्री जी गए वो भी समाजवादी सरकार का बनाया हुआ हॉस्पिटल था। ये तो वो थे ही थे, लेकिन गोरखपुर में जहां से मुख्यमंत्री जी खुद आते हैं, जिस अस्पताल में कोविड का इलाज चल रहा था लोगों का, वो भी समाजवादी सरकार का बनाया हुआ था। तो हमें तो खुशी इस बात की है कि जनता की सेवा के लिए समाजवादियों का काम उनके काम में आया, सेवा उनके काम आ रही। आपने एक मौके पे ये क्यों कहा था कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, और क्या आज आपको लगता है कि वो बात शायद नहीं कहनी चाहिए थी? जिस तारीख को मैंने कहा था उस तारीख को आपको जरूर कहना चाहिए। सरकार ने जल्दीबाजी में फैसला लिया था और सरकार ने बाद में स्वीकार भी किया। कहीं ना कहीं डॉक्टर्स ने भी सवाल उठाए थे। मैं आखिरी व्यक्ति तो नहीं हूं, क्योंकि जो बात मैंने कह दी मैं उस पर आज भी कहता हूं कि मैं आखिरी आदमी हूंगा जिसको वैक्सीन लगानी होगी। मैं सरकार से कहता हूं कि गरीब को, मजदूर को, किसान को, सबको वैक्सीन लगाएं, और जब उनको वैक्सीन लग जाए, जब आखिरी वैक्सीन बचे, हम लगवाने को तैयार हैं। पर लोग ऐसे भी तो देख सकते हैं अखिलेश जी कि यानी आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप कह रहे हैं कि बाद में लगाएंगे, बीजेपी की वैक्सीन है। आज के समय पर मास्क या दुनिया ने जो देखा या दुनिया से जो अनुभव पाया है, वैक्सीन के अलावा कोई इलाज नहीं है। तो सरकार की जिम्मेदारी ये है, बहाना न करें कि किसी ने कुछ कह दिया स्टेटमेंट। आज सरकार की जिम्मेदारी है, एक तो सस्ती उपलब्ध कराएं, फ्री उपलब्ध कराएं। दुनिया में फ्री वैक्सीन है, आप वैक्सीन को भी महंगा करते जा रहे हैं। इसी तरह से एक मतलब ये होता है कि अखिलेश जी का कई चीज़ों के ऊपर मिसट्रस्ट है। आपके बयान को लेकर के जो चर्चा पिछले दिनों हुई, एक ATS का जो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में अभियान हुआ, उसको लेकर के आपने जो बोला, उसको लेके ऐसा दिखाया गया कि उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर अखिलेश जी ये जता रहे हैं कि भरोसा नहीं है उनका। पुलिस को लेकर के अच्छा सवाल आपने पूछा। भारतीय जनता पार्टी से अच्छा ध्यान हटाने का काम कोई कर नहीं सकता। ये केवल जितने कुछ एक्सरसाइज हो रही है सब उत्तर प्रदेश के चुनाव को देख करके हो रही है, क्योंकि असली मुद्दे इनके पास नहीं है। अपना संकल्प पत्र पूरा नहीं किया है। इनके विधायक इनसे खुद सवाल खड़ा करते हैं, इनके मंत्री खुद पत्र लिख करके इन पर सवाल खड़ा किए। पूरे कोविड टाइम पर कोई मंत्री ऐसा नहीं है जिसने सवाल ना खड़ा किया उनके ऊपर।
तो उन सवालों का जवाब जब सरकार के पास नहीं है तो इसी तरीके से जानबूझ करके एटीएस और जानबूझ करके ऐसे ध्यान हटाने के लिए मुद्दे भारतीय जनता पार्टी लेकर के आती है। आपने अभी जिक्र किया बेरोजगारी और ऐसे मुद्दों का, मैंने कहीं देखा एक पोस्टर बैनर में इस चीज़ का जिक्र है कि समाजवादी पार्टी 10 लाख रोजगार और 300 यूनिट बिजली, मुझे नहीं मालूम कि उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, इसलिए मैं सीधे आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या अगले चुनाव में ऐसी किसी नीति या ऐसी किसी घोषणा के साथ पार्टी जा रही है क्या? भारतीय जनता पार्टी ने अगर ध्यान दिया होता तो आज उत्तर प्रदेश को ज़्यादा बिजली मिल गई होती। इन्होंने केवल बिजली महंगी की है, बिजली बनाई नहीं। तो आने वाले समय में जो आपने सुविधा की बात की है, देश में सबसे बेहतर सुविधा किसान को, गरीब को समाजवादी सरकार आने वाले समय में देगी बिजली को लेकर के। और दूसरा, आने वाले समय में रोजगार के साथ साथ सरकारी नौकरी का भी हम आकलन कर रहे हैं। जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें कितनी जगह खाली है, लाखों लाख खाली है, वो भरेंगे। और रोजगार कैसे मिल सकेंगे? 10 लाख तो कम है। उत्तर प्रदेश में सही तरीके से काम किया जाए तो 10 लाख नहीं, कई लाख नौजवानों को नौकरी यहां उत्तर प्रदेश में और रोजगार मिल सकता है। क्या सरकारें इस तरह की फ्री देने वाली योजनाएं चला करके और अपने मतलब एक इस तरह की आदत या इस तरह की परिपाटियां चलाना उचित होगा या नहीं, ये चर्चा हो? समाजवादी सरकार ने 20 लाख लैपटॉप दिए थे। हाँ, तो आप ये कह सकते हैं कि ये उचित था कि नहीं था, लेकिन पूरे लॉकडाउन में लैपटॉप काम आया कि नहीं आया? किसने सोचा था कि वर्चुअल हमें पढ़ना पड़ेगा, क्लासेस करनी पड़ेंगी? तो 20 लाख लैपटॉप काम आए कि नहीं आए काम? जब आप किसानों को फ्री बिजली देंगे, उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार ने फ्री सिंचाई की थी किसानों की, तो अगर किसान हमारा खुशहाल होता है तो अर्थव्यवस्था अपने आप आगे बढ़ जाएगी। तो ये जो सुविधाएं देने का सिलसिला है, अगर गरीब को सुविधा मिलती है तो उससे अर्थव्यवस्था बेहतर होती है। और अमीर को सुविधा दोगे तो आपको अमीर विदेश में ढूंढने पड़ेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में इस चीज़ की चर्चा हुई थी कि लैपटॉप आपसे लिया युवाओं ने और बड़ी तादाद में उसका इस्तेमाल बीजेपी के लिए फेवर में हुआ, इसलिए 300 से ज़्यादा सीटें बीजेपी जीत के आई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि भाई कम से कम हमने दे करके तो दिखाया कि हम दुनिया का सबसे अच्छा लैपटॉप दे सकते हैं उनको। और इस समय जब लॉकडाउन में थे तो सबसे ज़्यादा वही लैपटॉप पढ़ाई में काम आया। ऐसी कोई नई योजना इस बार देंगे ऐसे युवाओं के लिए? अगर मैंने आपको बता दिया तो भारतीय जनता पार्टी नकल कर लेगी। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, न उन पे विजन है, न कुछ सोचना चाहते हैं वो। और लैपटॉप इसलिए नहीं वो बांटते हैं हमारे मुख्यमंत्री, क्योंकि खुद लैपटॉप नहीं चलाना जानते हैं। तो इसलिए कोई एक अच्छी बात बता देंगे तो बीजेपी प्रचार में बहुत तेज है, झूठ बोलने में बहुत तेज है, तो अपना लेगी, बोला ये भी काम हमारा है। 2017 में समाजवादी पार्टी ने हाथ का साथ लिया, 2019 में हाथी का साथ लिया। अभी आपकी एक तस्वीर आई, आई एम श्योर आपने भी सोशल मीडिया पे देखा होगा, जहां संजय सिंह जी से आपकी मुलाकात हुई, तो ये चर्चा हुई कि क्या अब झाड़ू का साथ होने वाला है, क्या सोच रहे हैं? समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि सभी छोटे दलों को साथ लाया जाए। बड़े दलों के साथ अनुभव ठीक नहीं रहा, इसलिए छोटे दलों को साथ लेकर के आने वाले समय में चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ेगी। तो सिर्फ छोटे दलों के साथ क्या आपको लगता है कि एक मजबूत चुनौती दी जा सकेगी बीजेपी? देखिए, बड़े दल जो थे मैं लड़ चुका हूं उनके साथ, और आखिरकार छोटे दलों ने भी बहुत काम किया, कुछ होने उनसे भी जनता जुड़ी हुई है। वो हो सकता है एक विशेष वर्ग के लिए काम कर रहे हो, लेकिन उनसे प्रभावित है जनता। तो मैं समझता हूं अगर छोटे दलों को साथ लूंगा, एक तो हमें सीटें कम देनी पड़ेंगी। ये जो बड़े दल हैं ये सीटें ज़्यादा मांगते हैं और हारते ज़्यादा हैं, इसलिए हम इनसे नहीं गठबंधन करेंगे, छोटे दलों को संतुष्ट करेंगे, उनको साथ लाएंगे और एक बड़ी ताकत बन करके समाजवादी पार्टी आने वाले समय में 350 से ज़्यादा सीटें जीत करके आएगी। अच्छा, आप पूरी डिटेल नहीं बताइए, लेकिन कुछ है गुंजाइश आम आदमी पार्टी के साथ बातचीत? आम आदमी पार्टी ने जहां अच्छा परफॉर्म किया होगा, और अगर आम आदमी पार्टी आना चाहेगी तो सीटों पे विचार करेंगे और उनके प्रत्याशियों पे विचार करेंगे। मायावती जी की तरफ से काफ़ी आक्रामक रवैया आपकी पार्टी की ओर रहा है, बसपा के बहुत सारे लोग समाजवादी पार्टी में भी शामिल हुए, नाराज़गी क्यों है ये, इसकी क्या वजह है अखिलेश जी? सरकार उन्हें भी बनानी है, सरकार हमें भी बनानी है, बस यही नाराज़गी है। लेकिन नाराज़गी तो 2019 के लोकसभा से शुरू हुई ना, ऐसी क्या चीज़ हुई? वो नाराज़गी मैं नहीं समझ पाया हूँ, खैर उस बात पे अब मैं जाना भी नहीं चाहता हूँ। और नाराज़ तो हमें होना चाहिए कि जहाँ हम अपने घर के लोग हार गए और बसपा 0 थी, वो 10 पहुँच गई सीटें। तो अब क्योंकि पुरानी बात
गुजर गई है वो बात पे जाना ठीक नहीं है। आने वाले समय में जो होगा उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोकसभा सांसद हैं आजमगढ़ से। लोकसभा के सदन की कार्रवाई में आपकी उपस्थिति लगभग 35% और कोई सवाल सदन के अंदर नहीं दर्ज हुआ है। इसको देख करके एक तरह से क्या ये लोगों के मन में सवाल नहीं उठेगा कि अखिलेश जी को जहां सदन में घेरना चाहिए था वहां उन्होंने उतने आक्रामक तरीके से सरकार को नहीं घेरा है? जहाँ तक सदन का सवाल है, सदन का एक ही सवाल मैंने पूछा था, और जब कश्मीर के सामने बात आई थी तो यही पूछा था कि 24 सीटें कब भरी जाएंगी जो विधानसभा की खाली हैं। क्या बीजेपी के पास जवाब है? और जहाँ तक सदन की अटेंडेंस का सवाल है, लगातार जा रहे हैं और कई बार हम लोग को अपने धरना प्रदर्शन पॉलिटिकल कामों में भी रहना पड़ता है तो वहाँ भी शामिल रहते हैं। लेकिन सदन की परफॉर्मेंस को लेकर के आगे आप देखेंगे परफॉर्मेंस कैसी बेहतर होगी। एक और लगातार बिना सवाल के भी सवाल पूछे हैं हमने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी जवाब नहीं दिया। तो वो भी तो आपसे ये अखिलेश जी कह सकते हैं कि जब चुनाव का समय आया तब अखिलेश जी अब सवाल पूछ रहे हैं, इससे पहले तो पूछे नहीं उन्होंने लोकसभा में। सदन में सवाल अगर सदन के आप हमारी निकलवाएंगे तो कई सवालों के सवाल में हमने सवाल सरकार से पूछे हैं और कार्रवाई में सब दर्ज है, सब कार्रवाई में है वो चीज़ें। उत्तर प्रदेश में काफ़ी समय से ऐसा माना जाता है कि जो मुसलमान हैं वो पार्टी पे, समाजवादी पार्टी पे भरोसा करते हैं। ऐसे में जब अब ये चर्चा हो रही है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में आकर के चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं उसको? उत्तर प्रदेश में क्योंकि बड़ा प्रदेश है, ये दल लगातार आए हैं और ये दल पहली बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इस तरह के दल पहले भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े हैं और अक्सर जैसे जैसे चुनाव करीब आता है इन बातों पर चर्चा भी होती है, बहुत बहस होती है कि आखिरकार ये वोट कहाँ जाएगा। और हम ये बात कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी पर भरोसा है उत्तर प्रदेश के सभी अल्पसंख्यकों का। समाजवादी पार्टी ने काम किया है, नेताजी से लेकर के अभी तक लगातार उनके बीच में काम किया, चाहे उनके शिक्षा का सवाल हो, चाहे उनके रोजगार के सवाल हो और चाहे उनको पॉलिटिकल उनको आगे बढ़ाने की बात हो, तो समाजवादी पार्टी ने काम किया। लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि बिहार का एक उदाहरण है हमारे सामने। बिहार में लालू प्रसाद यादव जी का भी इस तरह से माना जाता है कि सामाजिक न्याय को लेकर उन्होंने काफ़ी काम किया। तेजस्वी इस बार प्रतिनिधित्व कर रहे थे, लेकिन नुकसान हुआ AIMIM के बिहार में चुनाव लड़ने का। तो मैं उस लिहाज से, और चूंकि पड़ोस का राज्य है, तो मैं उस लिहाज से समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो एक राजनीतिक अपनी स्ट्रैटेजी के तौर पे या उनकी मौजूदगी आप कितनी चिंता के तौर पे देख रहे हैं? देखिए, बंगाल में भी चुनाव हुआ, बिहार के बाद बंगाल में चुनाव हुआ। पर बंगाल तो दो धुरा हो गया ना अखिलेश जी। बिहार के बाद, क्योंकि बिहार की आपने परिस्थितियां बताई, उसके बाद बंगाल में भी चुनाव हुआ। ये दल वहां भी चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन बंगाल में क्या हुआ? बाकी सारे दल किनारे हो गए, लेकिन वहां पर बीजेपी और मतलब एक तरह से डुअल फाइट हो गई। यूपी में भी बहुत सारे दल किनारे होंगे। ये लड़ाई सीधी सीधी है और यूपी की 22 की लड़ाई तो है ही है जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने भविष्य की भी लड़ाई समझ रही है। क्या कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी के हाथ में होना और एग्रेसिव तरीके से काम करना कहीं आपको लगता है कि विपक्ष में सेंध पड़ सकती है या वोटों को लेकर के? देखिए, उत्तर प्रदेश में इसी तरह का चुनाव होता है और कांग्रेस की लीडरशिप कोई आज की नहीं है, बहुत पुरानी लीडरशिप है। लेकिन कांग्रेस पे वोट कौन सा है? कांग्रेस ने सब कुछ खो दिया बीजेपी के लिए। कई बार ऐसी चीजें हैं आई हैं सामने, जो सिद्धांत कांग्रेस का है वही बीजेपी का है, वही जो बीजेपी का सिद्धांत है वही कांग्रेस का है। जहां तक उनकी लीडरशिप का सवाल है, लीडरशिप को काम करना चाहिए और करें, ये तो उनकी पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है। अभी पिछले दिनों राम जन्मभूमि ट्रस्ट और भूमि का विवाद एक सामने आया, जिसकी चर्चा काफ़ी हुई। अगर अखिलेश जी आपकी सरकार आती है तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट और उससे जुड़ा, क्योंकि प्रदेश में आपके यहाँ ही वो ट्रस्ट पे काम हो रहा होगा, आपका रवैया क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर निर्माण को कोई नहीं रोक सकता। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला ले लिया है वो मंदिर निर्माण तो होगा और मंदिर निर्माण चलेगा। हाँ, जहां तक जमीन का सवाल है कि जमीनों को लेकर के कुछ लोगों ने आपत्तियां उठाई हैं जी और सवाल खड़े हैं, और ये वो सवाल है जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को या ट्रस्ट के मेंबर्स को देना चाहिए।
समाजवादी पार्टी की यही मांग रही है कि मंदिर निर्माण तो होगा, लेकिन जिन ट्रस्टियों पे ये सवाल उठाए उन ट्रस्टियों को निकाल देना चाहिए या अपने आप स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए। शिवपाल यादव जी ने जिस तरह से अपने आप को राजनीति में अब इस समय रखा हुआ है, और जब आप ये कहते हैं कि छोटे दलों के साथ में बातचीत करेंगे, तो आपका और उनका क्या आगे इस चुनाव को लेके कोई चर्चा, बातचीत, या बिल्कुल जैसा अभी चल रहा है सब वैसा रहने वाला है? चाचा का एक दल है और उनके दल को भी साथ लेने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि बातचीत होके दोनों लोग साथ आ सकते हैं? उनके दल को भी साथ लाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी कि उनकी जो सीट जसवंत नगर है वो समाजवादी पार्टी ने छोड़ दी है, उन्हीं का दल लड़े, और क्योंकि छोटा दल उनका भी है तो उनसे भी बातचीत समाजवादी पार्टी करेगी। आखिर इंटरव्यू समाप्त करने से पहले मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि मैं कुछ नेताओं के नाम लेता हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ अखिलेश जी कि आप एक शब्द में अगर उनको बताना चाहें तो आपके मन में पहला शब्द क्या आता है? ये बहुत मुश्किल सवाल पूछते हैं। नहीं, बिल्कुल प्रदेश तक पूछते तो मैं सब बता सकता। चलिए, योगी आदित्यनाथ जी। वो योगी नहीं है। अच्छा, प्रियंका गांधी जी? उनको और काम करना चाहिए। मायावती जी? अच्छी लीडर है, उन्होंने काम किया दलित पिछड़ों के लिए। आपके पिता मुलायम सिंह यादव जी? उन्होंने संघर्ष के रास्ते पर और संघर्ष का रास्ता दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अपने आप को राजनीति में अब इस समय रखा हुआ है, और जब आप ये कहते हैं कि छोटे दलों के साथ में बातचीत करेंगे, तो आपका और उनका क्या आगे इस चुनाव को लेके कोई चर्चा, बातचीत, या बिल्कुल जैसा अभी चल रहा है सब वैसा रहने वाला है? चाचा का एक दल है और उनके दल को भी साथ लेने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि बातचीत होके दोनों लोग साथ आ सकते हैं? उनके दल को भी साथ लाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी कि उनकी जो सीट जसवंत नगर है वो समाजवादी पार्टी ने छोड़ दी है, उन्हीं का दल लड़े, और क्योंकि छोटा दल उनका भी है तो उनसे भी बातचीत समाजवादी पार्टी करेगी। आखिर इंटरव्यू समाप्त करने से पहले मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि मैं कुछ नेताओं के नाम लेता हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ अखिलेश जी कि आप एक शब्द में अगर उनको बताना चाहें तो आपके मन में पहला शब्द क्या आता है? ये बहुत मुश्किल सवाल पूछते हैं। नहीं, बिल्कुल प्रदेश तक पूछते तो मैं सब बता सकता। चलिए, योगी आदित्यनाथ जी? वो योगी नहीं है। अच्छा, प्रियंका गांधी जी? उनको और काम करना चाहिए। मायावती जी? अच्छी लीडर है, उन्होंने काम किया दलित पिछड़ों के लिए। आपके पिता मुलायम सिंह यादव जी? उन्होंने संघर्ष के रास्ते पर और संघर्ष का रास्ता दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।